जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? सर आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अभी हाँ जी। गौरी जी से बात हो रही थी, उनसे भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी वगैरह पे डिस्कशन हो रहा था। हाँ तो जी सर। मैंने कहा सर से भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सबकी अपनी यूनिक स्ट्रेटजी होती है, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस शेयर हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए। यस सर। जी जी। शुड वी स्टार्ट सर? जी सर। ओके। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने समय दिया हमें जो है। और मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन जो होने वाला है वो काफ़ी फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, खास करके जो लोग एस्पायरिंग डे आई हैं अभी। सबसे पहले यस सर। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अभी जो हाल फिलहाल में यूके पीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2023 में, उसका रिजल्ट अभी जस्ट आया 2023 में, 2024 में। उसमें सर की जो है रैंक 6 रैंक आई है सीरियली, अगर हम देखें तो। हालांकि सभी लोग को इक्विवेलेंट पोस्ट दी जाएगी यहाँ पर। रैंक 1 और रैंक 10 मायने नहीं रखती है, लेकिन सभी लोग को इक्विवेलेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अपने आप में एक मोरल बूस्टर होता है ये। अंडर 10 रैंक ले आना, और 6th रैंक वन ऑफ द बेस्ट रैंक है ये अपने कैटेगरी में। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको सर? सर अभी आप देखिए, ये एक तरह से पेशेंस भी है और अपनी मेहनत का फल जब मिलता है तो एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट की खुशी तो होती ही है। और साथ में फैमिली और किसी अपने फ्रेंड सर्कल में भी कुछ करके दिखाने का हमेशा ही एक क्रेज रहता ही है। उस चीज यस। की खुशी तो ऐसे शब्दों में तो बयां कहाँ हो पाती है, बट जी सर। फीलिंग गुड रहता है। सेटिस्फैक्शन एक सर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हमें लगता है कि हम जिंदगी में जो चीज़ चाह रहे थे वो हमारे लिए अचीव हो गया, तो जी। थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन का लेवल हमारे हाई होता है, और काफ़ी अच्छा होता है वो सर। सर, हाँ बच्चों जी के सर। ये वो जो सेशंस मैं रखने वाला हूँ सर, क्वेश्चंस। सॉरी सर, थोड़ा सा जी। इंटरप्ट कर दिया आपको। उसमें कोई नहीं जो सर। क्वेश्चंस होंगे ना, बेसिकली वो बच्चों के ही क्वेश्चंस होंगे। जब बैचेज में एडमिशन लेते हैं वो पढ़ते हैं, या फिर कभी उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा करता हूँ जितना हो सकता है। चूंकि अब सारे लोग, काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये आपके भी जैसे एक्सपीरियंस शेयर होंगे, तो ये डेफिनेटली उनके लिए जी। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सर, थोड़ा सा जी सर। बैकग्राउंड वगैरह के बारे में आप अगर बताना चाहें सर, तो कि हाँ कैसी जी सर। स्कूलिंग आपकी रही सर, और मैं पढ़ाई तो लिखाई आपकी कैसी रही सर? सर मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी तो मैंने अपनी देहरादून से ही करी थी। जी सर। और उसके बाद मैं फर्दर इंडस्ट्री में ही रहा 2 साल। मैंने इसी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ही, मैं शुरू से ही मतलब ऐसा रहा मुझे कि मैं इसके लिए ही प्रिपेयर करूं। जी जी। तो उस हिसाब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, और ताकि मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकूं, क्योंकि कई पहले ऐसा था। हालांकि वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पे डिसीजन दिया था, बट उस समय 18 मंथ का एक्सपीरियंस एटलीस्ट कंसिडर करते थे। जी तो जी। हमने कहा उसको ऐड कर लेते हैं, इन फ्यूचर वो हमारे काम भी आएगा। और हम शुरू से ही उस पर प्रिपरेशन थे, दिमाग में एक माइंडसेट था कि ड्रग इंस्पेक्टर तो बनना ही है। तो उस चीज को लेके हमने 2 साल अपना इंडस्ट्री में दिया। और फर्दर मैंने साथ में मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए भी देख रहा था मैं। और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम निकाला, जो जी जी। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपनी लखनऊ की सेंट्रल जी जी, यूनिवर्सिटी। बीबीएयू। फर्दर मैंने वहां पर अपना एडमिशन लिया जब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे। अप्रोक्स 24 मंथ की मैंने सर्विस दी थी फार्मा में। उसके बाद फर्दर मैं मास्टर्स अपनी करने चला गया। उसी बीच में मैंने अपना ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट निकाला। और फर्दर फिर मुझे लगा कि आगे भी चीजें करनी चाहिए। फिर मैं फर्दर भी एग्जाम देता रहता था, जो भी फार्मा से रिलेटेड आते थे उससे अपनी तैयारी भी रहती थी और अपना नॉलेज भी होता रहता था। कई जगह पर हमें अपनी हार से भी चीजें सीखने को मिली। कहाँ कौन सी गलती हो रही है, कौन सी चीज हमें अपडेट करने की जरूरत है, वो जी चीज जी। हमने अपडेट करी। और सीखा भी बहुत कुछ। फेलियर से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और वो चीज हमने सीखी। धीरे धीरे फिर मैंने अभी यूपीएससी का भी हुआ था, वो भी हमने दिया था, उसमें कुछ मार्क्स से रह गया था। जी फिर जी। वो पता चला उसमें क्या क्या चीजें अपडेट हो गई हैं, कितना करंट नॉलेज मांग रहे हैं, वो उस जी चीज जी। तक, उस लेवल तक जाना है। उन चीजों को अपडेट किया। और लगे हाथ ही अपनी उत्तराखंड की भी वैकेंसी आ गई थी, फिर जी उसको भी जी। अपडेट किया। तो मास्टर्स के बाद फिर मैंने इंडस्ट्री वापस ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की तरफ ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर मैं वापस इंडस्ट्री में ही आ गया था। और कंटिन्यू जी। इंडस्ट्री के साथ आपको पता है कि जॉब के साथ थोड़ा पढ़ाई मैनेज करना थोड़ा टफ तो है ही है। हाँ तो वो सर। भी हमने कोशिश करी, वो चीज मैनेज करी। और फिर हमें जैसी पोस्ट का पता लगा, हमने इसको भरा, इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अप्रोक्स 6-7 मंथ तो मिल ही गए थे, क्योंकि ये सितंबर के आसपास 2023 में आ गई थी। और उसके बाद शेड्यूल भी पहले से फिक्स था कि मई में पेपर होगा, तो एक जी जी। डिसेंट टाइम था हमारे पास। तो ये था कि कंटिन्यूअस एफर्ट थे पहले से ही, शुरू से ही कि जीपैट भी निकाला था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निकाला था। तो वापस अपने आप को रिफ्रेश किया एज ए नॉलेज में, फार्मेसी का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी थी। जी तो सर। और कई आप लोगों जैसे, कई यूट्यूब में कई सारे हैं और भी सेंटर्स हैं, आपका है, उनसे भी सपोर्ट लिया। और उस हिसाब से तैयारी करी।
तो उसके बाद अपना ये जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो जी जी वो जी। चीज रही। नहीं अभी नहीं भी सर, मैं इंडस्ट्री में ही हूँ कंटिन्यूस। उसके लिए तो सर बहुत बहुत बधाई आपको सर, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है सर कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो, और फार्मा एस्पिरेंट्स का तो एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि हम पहले जो है हमारी शुरुआत यहीं से हो जाए तो बहुत अच्छा है। यस और सर। सर हमने देखा था फार्मा में जब भी हम एंटर करते हैं सबका यही एक तो बेसिक ड्रीम यही है कि सबको जी ड्रग इंस्पेक्टर एक बेसिक रहता है कि सबको बनना है। जी फार्मा का एक जो आप कह रहे हैं विजन रहता है सबके लिए। सर मोटिवेशन का भी काम। जी जी सर, आपने क्योंकि यूपीएससी का भी डीआई का आपने इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ मार्क्स से शायद चूक गए, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई सर कि उस पे जो कमियां थी उस पे हमने काम किया काफी, और जो शॉर्टकमिंग्स थी जी जी उसको दूर किया और फिर उसको इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़े। तो ये एक जी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर हम किसी भी एग्जाम में अगर कुछ नंबरों से चूक रहे हैं, पहली बात तो सर मैं फेल नाम की चीज कोई चीज नहीं मानता हूँ कि फेल ऐसा कुछ होता है। कॉन्सेप्ट ये है सर कि कुछ नंबरों से अगर हम चूक गए तो वो हमारा लक फैक्टर था, या फिर अब कह सकते हैं कि कुछ नंबरों से चूक गए बस। बट ऐसा नहीं कि हम जी जी जी। ब्रेन से हमारी कम है या फिर हम इंटेलिजेंस से हमारी कम है। तो उसमें सर ये कि जैसे हमें हम कहाँ मेहनत करना और। जी 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 तो एक चीज सर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे यूपीएससी का जो डीआई हुआ था सर, उनके जो पैनल्स थे और जो अभी स्टेट डीआई एग्जामिनेशन हुए जैसे उत्तराखंड का हुआ है, तो दोनों के पैनल में क्या डिफरेंस था और उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे पुट अप कर रहे थे सर वो, नहीं मतलब नहीं क्या सर, डिफरेंस यहाँ आपको पे नजर आया सर उसमें? यूपीएससी का मैं इंटरव्यू नहीं दिया था। जी यूपीएससी के मैंने रिटर्न की मैं बात कर रहा था कि रिटर्न में जी ही मेरा रह गया था वो अच्छा मैंने अच्छा। बाद में असेस किया था खुद को। ओके ओके सर, जी। कोई इशू नहीं सर। तो अभी आपका ओवरऑल सर एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का सर? सर इसमें ओवरऑल इंटरव्यू में मेरा ये था कि आप अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉन्फिडेंस के दम पे जो भी आप लोग अपनी करंट पोजीशन है जी या आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको किस तरह से आप पुट अप करते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने। वो चीज बहुत मैटर करती है। हम्म। आप आपसे आपके दायरे के बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जैसे बी फार्मेसी है या मास्टर ऑफ फार्मेसी है या आप जो करंट में जॉब कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आपके आपसे पुट अप किए जाएंगे। वो आप कितनी वेल अवेयर हैं और आप कितना अच्छे से उनको पुट अप करते हैं। वो ये चीज आपकी बहुत मैटर करती है कि आप ओवर द ईयर या आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं आप किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं अपने वर्क प्लेस पे या आपने ड्यूरिंग अपनी एजुकेशन क्या चीजें गैदर करी हैं। वो आपसे आप ही की चीजें पूछेंगे और वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और किस तरह से आप कन्वे करते हैं कम्युनिकेशन कैसी हैं वही चीजें देखते हैं जितना मैंने ऑब्जर्व किया। जी 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 क्योंकि सर गाइडेंस को लेके तो वैसे इंटरव्यू को लेके थोड़ा सा गाइडेंस हमारी जो है काफी अभी कमी है इस चीज को लेके हमारे सेगमेंट में, फार्मा के सेगमेंट में हम जी लोग सर। काफी इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग सेलेक्ट हुए, चयनित हुए, तो आप लोग का भी एक्सपीरियंस आ जाओ, तो जो आने वाली जनरेशन उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। बट इसमें हम लोग काफी बिल्कुल तेजी से सर। काम करें ताकि थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। जैसे मॉक इंटरव्यू वगैरह वो जी अच्छे से कराते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह में, तो हम लोग भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इधर की अपनी तरफ काफी अच्छा कराया जाए। सर जो जी फ्रेशर बच्चे होते हैं ना, उनका एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब कभी मैं सेशन करता हूँ या फिर बैचेज में एडमिशन लेते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता जी। है कि क्या एक्सपीरियंस अभी भी मैंडेटरी है। हालांकि मैंने कई बार क्लैरिफिकेशन भी दिया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताई, दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग बताई, रूल 49 भी उनको समझाया, सारी चीजें। हाँ जी। चूंकि आप उस पोस्ट पर चयनित हो चुके हैं, तो सर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि क्या वास्तव में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, या फिर अब वो एज ए क्राइटेरिया है कि नहीं है फिलहाल? नहीं सर इसमें अभी मैं देख रहा हूँ जो सिलेक्शन हुआ है उसमें फ्रेशर्स का भी सिलेक्शन हुआ है और जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं भी है और जिन जी जिन लोगों को अभी जस्ट एजुकेशन खत्म करी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मेरी एक जूनियर भी है उसमें। वो भी सिलेक्ट हुई हैं रिसेंट में जब वो सिलेक्शन हुआ था तब मुझे उनसे बात करने का मौका भी मिला था। जी तो जी उन वो भी अभी कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं और ऐसे फ्रेशर ही उन्होंने अपने आप को शो भी किया था। जी जी और वो वो क्वालिफाई करी हैं तो ये एक सबूत है कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता जितना आपका जो डेडिकेशन है और आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस है आपका नॉलेज ही सब कुछ मैटर करता है। आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैंने देखा कई एक्सपीरियंस होल्डर भी थे जो कि इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो हमारे जी जानकार में भी थे। जी जी और देखा कई फ्रेशर भी सिलेक्ट हुए हैं। तो एक्सपीरियंस हो या नहीं है ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है जितना एज ए पर्सन आप मैटर करते हैं एज ए इंटरव्यू पैनल में। बिल्कुल। वो चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ। जो एस्पिरेंट्स है सर, उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, किस डोमेन के होते हैं वो लोग, और ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो स्पेसिफिकली ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वो चाहते हैं कि सामने वाला जो एस्पिरेंट है वो क्या पोस्ट के लिए फिट है या सुटेबल है या नहीं। तो कुछ क्वालिटीज वो चेक करते हैं, या फिर किस डोमेन के ये लोग होते हैं सर?
थोड़ा सा अगर इस बारे में अगर कुछ जानकारी साझा करना चाहें। डोमेन के तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहते ही हैं, और जितना मुझे पता चला था, और क्योंकि वहां पर कोडिंग फैक्टर था, ज्यादा जानकारी का अभाव था, और वो कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा चीजें पता ना लग पाए, हम्म। चाहे वो पैनल के बारे में हो, चाहे वो कैंडिडेट के बारे में हो, क्योंकि वहां सब कोडिंग कोडिफिकेशन के हिसाब से हाँ, चल रहा था प्राइवेसी वहां रखते हैं अपने। सर कि जानकारी लीक ना हो कोई भी ऐसी। थोड़ा प्राइवेसी के चक्कर में ये था, बट जितना मुझे पता लगा कि वहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो थे ही, चाहे वो आपके टीचिंग बैकग्राउंड से भी थे उसमें पर्सन इन्वॉल्व, और ड्रग इंस्पेक्टर्स भी थे जो सीनियर जी। मोस्ट पोजीशन के हैं। जी। तो और यूकेपीएससी के थ्रू भी जो हायर पोजीशंस पे हैं उनमें से भी एक पैनल में थे, जितनी जानकारी मुझे लगी। जी। तो वो लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें, और वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व भी कर रहे थे। और जैसा कि आपने बताया था कि वो पूछेंगे पूछेंगे आपको कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों आना चाहते हैं, उन्होंने मुझे काफी प्रेशराइज्ड भी किया था, इस और ये भी क्वेश्चन पे बोला जरूर था कि पुटअप आप होगा होगा अपना। सर। हम्म। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे लास्ट में दे टोल्ड मी दैट कि आपके नॉलेज पे कोई शक नहीं है, बट आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये पोस्ट आपको क्यों चाहिए। और उन्होंने काफी फोर्स किया मुझे कि आप गलत जगह आ रहे हैं, और ये जगह आपके लिए नहीं है। जी। तो जी। आप किस तरह से आप देखते हैं, क्यों आप आना चाहते हैं, इस पे उन्होंने कम से कम मुझसे 5 मिनट्स तो एटलीस्ट बात करी होगी। तो वो मुझे यहाँ तक इस हद तक भी कह दिया था कि मैं अपने बेटे को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, यूर प्रोफाइल इज वेरी गुड, आप इंडस्ट्री में रहिए, वहाँ हायर पैकेजेस हैं, यहाँ कुछ नहीं है। इस तरह से उन्होंने मुझे प्रेशराइज भी किया था। तो वो आपको इस तरह से भी देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कंडीशंस, क्या क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है इन चीजों को लेके। तो वो चीजें तो फर्क डालती हैं। वो आप कैसे हैंडल करते हैं वो सब एज ए इंडिविजुअल है, उसमें फ्रेशर या एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। मतलब उस समय करंट जो सिचुएशन है उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मैनेज करते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होंगे। अगर आप फ्रेशर हैं जी तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप अदर फील्ड में भी जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे जो डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। वो आप कैसे हैंडल करते हैं वो उनको ज्यादा मैटर करता है, बाकी तो नॉलेज जैसे आप एग्जाम निकाल के आए हैं, नॉलेज तो है ही, ये तो उनको पता है, बट वो सिचुएशनल बेस्ड आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे। हाँ सर, जैसे सिचुएशन को आपने कुछ क्वेश्चंस अगर आप साझा करना चाहें सर, जैसे सिचुएशन बेस्ड वो चेक करना चाह रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहे हो, अलर्टनेस चेक करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ। सर उसमें क्या था, उन्होंने जनरली जैसे अवेयरनेस है उत्तराखंड के बारे में, आप कितना जानते हैं, आप जिस भी स्टेट का एग्जाम देते हैं आप उस स्टेट के बारे में कितने अवेयर हैं, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे नेशनली हो, उसके बारे में भी थोड़ा अवेयर रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चेक करते ही हैं। इसके अलावा आपको ये आंसर तो प्रॉपर रेडी करना है कि आपको वो पोस्ट क्यों चाहिए। इसके लिए आप वेरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे रटे रुटाए आंसर चाहिए नहीं जो आपको मिलते हैं कि हमें ऐसा है, मैं बड़ा देश के लिए सेवा करूंगा। उनको जेन्यून आंसर चाहिए। उन्होंने मुझे कई हम्म। बार कहा भी कि आप मुझे जेन्यून आंसर दीजिए, मुझे ये सब नहीं सुनना है। वो डायरेक्टली हम्म। ऐसे भी बात करते हैं, और उन्होंने कहा इंग्लिश इंग्लिश छोड़ दो, आप हिंदी में ही बात करो, मुझे तो बस वो जानना है जो आप एक्चुअल में। वो मतलब बहुत फोर्स करते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, और वो ऐसे बने बुनाए आंसर समझ जाते हैं। तो जी। जी। वो चाहते हैं कि आप जितना ऑनेस्टली आंसर दे दें तो उस हिसाब से बात करें। तो वो चीज आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है, मेरा मानना ये है। इसके अलावा वो आपको सब्जेक्ट से तो पूछेंगे पूछेंगे, और जिस डोमेन में आप जा रहे हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आपको वर्क प्रोफाइल बहुत क्लियर होना चाहिए। आप क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी उसके बारे में भी आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं, जो कि जैसे आपने इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया ही था तो थोड़ा उसमें अवेयरनेस बढ़ती है, और खुद भी उस लेवल पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नॉलेज रखनी है, क्योंकि उससे रिलेट करेंगे वो चीजें। इसके अलावा आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको सब्जेक्ट मैटर से ज्यादा पूछा जाएगा, और आपसे कोई फेवरेट सब्जेक्ट आपका जरूर पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट क्या है, और उसी से ही क्वेश्चन पुट अप करेंगे। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पुट अप करते वो। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल आपको बहुत मैटर करती है। आप अपने जॉब प्रोफाइल से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर आप उसे बताएंगे तो मेरे ख्याल से फिर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाता। अगर आप रिटर्न क्वालिफाइड हैं और आप इंटरव्यू के लिए इतनी चीजें प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू सेशन जो सर मैंने कुछ कराए थे और कुछ लोगों के इंटरव्यू शेयर भी किए थे एक्सपीरियंस है सर, तो उससे कुछ जी आपको जी हेल्प जी, मिली। बहुत जो सर, उससे मैंने काफी हेल्प स्पेसिफिकली भी सेशन मुझे। कराया था उससे कुछ इनपुट्स आपको इनसाइट्स कुछ मिले उससे। जी, और सर आपने मुझे नंबर भी शेयर किया था कुंदन सर का, मैंने उनसे भी बात करी थी, जी। जी। उन्होंने जी। भी मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया था, बात और मैं हुई थी उनका सर भी मेरी। थैंक यू कहना चाहूंगा। जी। जी। और उससे भी मुझे हेल्प मिली थी। और जी। हेल्प तो सर जितनी मिल जाए उतनी कमी है। हम क्योंकि इंटरव्यू ओपन एंडेड रहता है, आपको नहीं पता वो आपसे कैसे क्वेश्चन पुट अप क्या कर लेंगे, क्या और पूछ उसमें सकते हैं हम। सिचुएशन
बन जाती है, वो भी मैटर करती है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोगों से तो वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ ले रहे थे कि जो मतलब एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक करते हैं। जैसे कई लोगों से तो उन्होंने सिर्फ कोड ही पूछ लिया था, जो उनको कोड मिला हुआ था। और कई जो मेरे से पहले इंटरव्यू देने गए थे, वो बाहर देखने आ गए थे पैनल छोड़ के कि उनका कोड क्या है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस भी देखते हैं वो, कि आपको क्या कोड दिया है वो आपको याद भी है कि नहीं। तो जस्ट इसी से भी वो आपको जज कर सकते हैं कि आप जो आप सिचुएशन में हैं, आपने क्या डिक्लेरेशन साइन किया, आप उसको कुछ बता सकते हैं कि आपने क्या साइन किया क्या कितने नहीं अलर्ट किया। हैं आप, वो कितने दूसरा, एक्टिव उस समय। आप उसमें कितना एक्टिव हो, आप कितना देख रहे हो। यहाँ तक कि एक बेसिक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये भी पूछ लिया था कि आप कितने बजे यहाँ साइट पे आए थे और क्यों आए। तो मैंने उन्हें आंसर दिया था कि सर मैं इतने बजे आ गया था। तो उन्होंने कहा क्यों आए, किसने कहा। ऐसा तो कोई वो नहीं था, जब पूरी हमने साइट पे 1:30 बजे कहा था तो 1:30 बजे ही आना था। तो वो आपको चेक करते हैं कि आप कितने पंक्चुअल हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे। वो चीजें काफी मैटर करती है कि आप उन चीजों को कैसे हैंडल करो। इसमें नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस ये चीज आपको ही हैंडल करनी कि आप इसका क्या जवाब देते हैं, आपके जवाब पे ये सब निर्भर करता है। क्योंकि सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया है लैंग्वेज को लेके। सिविल सर्विसेज जी वगैरह में जब डैफ फॉर्म फिल वगैरह होता है तो उसमें ये क्लियर करते हैं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहेंगे, हिंदी में देना चाहेंगे, किस मोड में आप जाना चाहेंगे। बट यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर में ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ उन्होंने पूछा था आपसे, या फिर जब सर। आपने स्टार्ट किया तो क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ वेटेज था कि नहीं इंग्लिश को ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, या फिर किसी भी जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ मीडियम नहीं का था सर, क्या क्राइटेरिया जब कुछ दिया का। एक्सपीरियंस से देखा मैंने कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम्म। और इंटरव्यू पैनल आपको पहले कंफर्टेबल हिंदी में ही कर रहा था, मैंने जितना नोटिस किया। जी उन्होंने मुझसे जैसे एज ए फ्रेंड बात करते हैं, पहले उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग इस तरह से करी। जी। और कोशिश की कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, और देन ही उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं लगता उसमें लैंग्वेज एज ए बैरियर है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है। उन्होंने मुझे कहा भी था बीच में कि आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे जब मैं उनको कई बार इंग्लिश में भी समझा चुका था कि मैं इस पोस्ट के लिए क्यों आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश छोड़िए, आप हिंदी में ही बोलिए, हमें जी बस आपका जेन्युइन आंसर सुनना है बस। जी जी। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि आपकी लैंग्वेज क्या है, बस यही मैटर करता है कि आप आपके अपने अंदर को क्या है कैसे आप। रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, कितने अच्छे से हाँ, रिप्रेजेंट कर वही पा रहे मैटर हैं। करता है कि आप एज ए पर्सन क्या है, आप क्या रखते हैं, आपके विचार कैसे हैं, और आप कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं, वही मैटर करता है। हिंदी इंग्लिश उतना मैटर नहीं करती। आप जिसमें जी। कंफर्टेबल हैं, जिसमें कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, वही लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, तो आपके सिलेक्शन चांसेस भी हायर होंगे। इंटरव्यू के बारे में सर थोड़ी सूचना कम है, तो थोड़ा सा मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा है इंटरव्यू को रिलेटेड लेके। जी जी। जैसे एक्सपीरियंस को लेके मैंने पूछ लिया, जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो कैसे प्रिपरेशन करे इंटरव्यू के लिए, मतलब कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स कुछ लिए हों या कुछ यूनिक चीज़ आपने की हो इंटरव्यू को लेकर खासकर, सर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऑर्डिनरी तो कुछ आपको देखिए एफर्ट्स डाले हों सर। जो सर इसमें यही है कि आप जितना हो सके तो आप अपने सीनियर मोस्ट से कनेक्ट करिए। जी अभी क्योंकि इंटरव्यू पैनल के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी बहुत सारे कम हैं। अब जैसे आप लोग आपने चलाया था तो उससे हमें भी हेल्प मिली थी, और आपने कई जी सारे ड्रग इंस्पेक्टर का पहले भी लिया था। जी उनके जी एक्सपीरियंस से मैंने कई चीजें नोट्स निकाले कि जी क्या कॉमन आ रहा है उन उन चीजों में। अपने सीनियर मोस्ट से भी कनेक्ट किया। अब मुझे तो कुंदन सर से भी कनेक्ट करने का मौका मिला, तो उन्होंने भी मुझे कई चीजें बताई, और कई उसमें मुझे हेल्प भी लगी। और आप अपना जो एक फार्मा से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर ही रहते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर में तो उतना दिक्कत आता नहीं। तो जो सिचुएशनल बेस्ड है, उसमें जितने भी इंटरव्यू, अगर वो आपके जितने भी डीआई के आपने इंटरव्यू लिया अगर वो देख ले, उसमें मेजरली सभी ड्रग इंस्पेक्टर ने ये तो कहा ही है कि आप जो जॉब प्रोफाइल है आप उसे क्लियर कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा मानना यही है कि जो आपके इंटरव्यूज हैं वो काफी हेल्पफुल है आपके सीनियर मोस्ट के, क्योंकि ये तो ओपन एंडेड है सर। तो इसमें क्या है, आपको जितने इनपुट मिल जाए आप उनके नोट्स बनाइए, क्या कॉमन आ रहा है उसको पॉइंट आउट करिए, और क्या आप एक्स्ट्रा उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी तरह सबके नोट्स बनाए कि किन डीआई को क्या क्या पूछा गया, और मैंने वो भी प्रिपेयर किए, साइड बाय साइड जो कॉमन है वो भी प्रिपेयर किए। और मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर मुझसे पूछ सकते हैं ये प्री कैलकुलेटेड किए, मतलब कि एक वो इन एक आंसर गेस का से क्या काम है आंसर हो हमने किया सकता कि क्या पूछा जा सकता है हमसे। है, क्या पूछा जा सकता है। उन चीजों को देखा गया कि वो मुझसे अगर ये पूछेंगे तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा प्रिपरेशन,
और जरूरी नहीं हो आपसे वही क्वेश्चन पूछें, लेकिन एक आप प्रिपेयर होते हो, कभी आप हो सकता है जिस क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर किया हो आप उसका आंसर कहीं और क्वेश्चन में भी आप पुट अप कर सकते हो, बट आप प्रिपेयर्ड हो तो आप एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर। तो वो चीज मैंने की थी, मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको प्रिपेयर किया था कि मुझसे क्या पूछा जा सकता है, मेरी जॉब प्रोफाइल से क्या पूछा जा सकता है, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से, वो सब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मेरे ख्याल से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं रहता अगर मैं प्रैक्टिस करके जाता हूँ तो वो चीज जी मैंने करी थी। खुद ही देखे थे कि क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, वही रहा मेरा एक नया जो मैं कह सकता हूँ कि मेरा खुद का अलग से प्लान था। और जो भी मैंने इंटरव्यू, जो भी मैंने सीनियर से कनेक्ट किया उसका एक नोट्स बनाया कि उनसे क्या पूछा गया। जी जी। प्रिपरेशन का सर थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे इंटरव्यू का तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिया, ड्रेसिंग सेंस जी। वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैंने जो है गौरी मैडम से जो है जानने की कोशिश की। और हम्म। प्रिपरेशन में क्या ऐसा यूनिक किया जाए, या कुछ आपने ऐसा कुछ यूनिक किया हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि 2023 में फॉर्म आया और अब जाके रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो रहा है, तो बीच में एक गैप भी हुआ और रिदम जो था वो पढ़ाई का ब्रेक हो गया बिल्कुल। इवन हम लोग यस क्लासेस सर। जब ले रहे थे अपने बैचेज में तो उसमें बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन भी हम लोग हो गए, बच्चे भी थोड़ा सा सुस्त हो गए। फिर वो कैसे मैनेज करते हैं गैप वगैरह जो है, अगर डिले होता है एग्जाम तो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है फिर उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं। हाँ जी सर। सर ये जैसे अपना ये था कि एग्जाम में तो डिले हुआ ही था और गैप भी था, और उससे पहले भी मैं इंडस्ट्री में था तो मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता था। तो जी उसको मैंने इस तरह से किया कि मैं पहले से ही कंटिन्यूअस टच में रहता ही था स्टडी के। अगर आप कंटिन्यूअसली इस चीज को मेंटेन करना पड़ता है, वो एक दिन या दो दिन पढ़ने से ये चीज नहीं हो पाती पॉसिबल। और आपने जैसे शुरू से ही हम बी फॉर्म एम फॉर्म करते हुए आए हैं और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में भी मैं रहा हूँ, तो जी उसमें क्या है कि मैं डे बाय डे आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए जिससे आप टच में रहते हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि वैकेंसीज आ गई हैं तो मैंने थोड़ा अपने ड्यूरेशन ऑफ आवर्स बढ़ाए। और क्योंकि बेसिकली हमें पता ही था, क्योंकि हमने जीपेट के लिए प्रिपरेशन करी थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम निकाला था, तो बेसिक पता था कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उनको रिवाइज किया है। जनरली फार्मा में कुछ सिलेक्टेड डोमेन्स हैं, और खासकर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपको जूरिस तो पूरी प्रिपेयर करनी ही पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने पड़ते, तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और क्योंकि यूपीएससी के थ्रू भी मैं गया था, सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सिलेबस भी एकदम क्लियर था इसका, उन्हीं सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर किया। पहले तो आप सिलेबस को ही दो चार बार पढ़िए, उसमें से आप नोट बनाइए कि क्या चीजें मेरे को आती हैं, क्या चीजें मुझे नहीं आती हैं, उन पे काम करिए। जो नहीं आती हैं, जो आती हैं उनके नोट्स आपने पहले भी प्रिपेयर करे होंगे, क्योंकि हम तो बी फॉर्म एम फॉर्म करते हुए आए हैं सर, तो नोट्स भी हमारे पास काफी सारे अवेलेबल थे मेरे पास, तो मैंने उनको भी रिवाइज किया। और कौन सी चीजें मेरी वीक डोमेन में है वो मैंने उस पर काम किया और उनको बेहतर करने की कोशिश करी। और वही चीज मेरे लिए काम कर गई, क्योंकि जो मेरा डोमेन ऑलरेडी क्लियर था उस पर मैंने उतना फोकस नहीं किया, जो मेरा वीक डोमेन था मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया, जिससे मैं अपने गुड डोमेन के तो बना ही पाया और वीक डोमेन से भी मैंने क्वेश्चंस बना मतलब लिए एक थे। यूनिफॉर्मिटी आ गई पूरे सिलेबस में सर। यस सर। ठीक है सर। कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने बताया सर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं उसको नोट डाउन भी करता हूँ और वो चीज़ें मैं साझा भी करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरी वीडियो शायद नहीं भी देखते, वो शॉर्टकट ऐसे देख के चले जाते हैं। लेकिन अपने जी एक्सपीरियंस जी से या आप लोगों के जो यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं शेयर मैं जरूर करता हूँ सर। जी। स्टैंडर्ड बुक को लेके बड़े बच्चे परेशान रहते हैं सर, जब भी कभी हमारे यहाँ कोर्सेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं ना, तो एक पहला बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि सर बता दो इतना ही पढ़ना है या फिर इससे एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है, या फिर हाँ तो उन्हें जी। बताया जाता है कि नहीं भाई जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी समरी और जो हमारे एक्सपीरियंस उस पर हम लोग मिला के जो है पढ़ा रहे हैं इसको। तो उनका ये रहता है कि क्या सर एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़े क्या, तो रेफरेंस बुक को लेके सर क्या आपकी ओपिनियन अपनी है, कितना यूजफुल रही आपके नहीं जर्नी पे। सर, रेफरेंस बुक आई थिंक सब ये भी कि एक क्वेश्चन डीआई का बना था जिसमें वो रेफरेंस बुक भी पूछ लेते हैं। वो आपके, मैंने किसी ड्रग इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में भी देखा था, रेफरेंस बुक का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सी बुक्स रिफर करते हैं। ये भी कभी कभी, क्योंकि वो एकेडमिक प्रोफेशन से भी बैठे रहते हैं इंटरव्यू जी पैनल में, जी वो आपको देखना चाहते हैं कि आप किस तरह की बुकों को रेफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो भी एक मैटर करता है। इसके अलावा सर इसमें मैंने खुद भी देखे थे कई रेफरेंस बुकों को, मैं प्रिपेयर करके भी गया था। तो उसमें आपको यूट्यूब में भी कई सारे चैनल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कौन कौन से रेफरेंस बुक अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल भी है। और जो जो फार्मेसी में प्रोफेसर्स हैं वो सब जो बताते हैं वही बुक आपको पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है उसमें। जैसे अपनी फार्माकोलॉजी की है अपनी, सेम बुक्स हैं, और अपनी जो सीके को काटे है फार्माकोग्नोसी के लिए है, वही बेसिक बुक्स पढ़ेंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे।
और अपनी बेसिक बुकों को पढ़ते हुए भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हायर रेफरेंस की बुक को रेफर कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप हायर राइटर्स की बुकों पे जाइए। अगर आपके एक डिसेंट बुक या एक पढ़ के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बुराई है कि कोई बुक का कोई स्पेशल रेफरेंस चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। बट मैटर यही करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर आपने डिस्कस किया कि जॉब के साथ भी आप मैनेज कर रहे थे। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर मैं जॉब में हूँ, मैं केवल 3 ही घंटे 2 ही घंटे 5 घंटे समय निकाल पा रहा हूँ, समय निकाल पा रही हूँ, तो क्या इतने में पॉसिबल है डीआई बन पाना? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है सर मेरे से। तो जॉब के साथ कैसे जी आपने सर। मैनेज किया सर, और कैसे हम लोग बेटर मैनेज कर सकते हैं, और क्या आवर्स काउंट होने चाहिए स्टडी के लिए, या फिर जितना भी हम पढ़े सॉलिड पढ़े? सर इसमें मेरा जो मेजर था वो जॉब के साथ, ये तो टफ तो था ही मेरे लिए मैनेज करना। बट इसमें मेजर ये था कि जो मेरी कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन अर्लियर थी, जो मैं वी फार्म के डेज से करके आया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल थे, जो मेरी कंसिस्टेंसी थी वही मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प करी। क्योंकि जी कई जी नोट्स तो मुझे बनाने ही नहीं पड़े क्योंकि वो जी मेरे पास बी फार्म से ही थे ऑलरेडी। जी जी मैंने क्लासिफिकेशन की ऑलरेडी एक नोटबुक बनाई हुई थी, और मुझे दोबारा उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि अगर मैं ये सब वापस जीरो से शुरू करता तो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ड्यूरिंग जीपैट जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरे लिए हेल्पफुल रहे। ड्यूरिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वालिफाई करते समय मैंने जो नोट्स बनाए मेरे लिए वो हेल्पफुल रहे। उन सबको गैदर करते हुए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है मैंने उस पर काम किया, और मैंने अपने प्रीवियस नोट्स को रिवाइज किया। उन्हीं वो ही सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं एक्चुअली में कि जो मैं जॉब भी देखूं और मैं अपना एग्जाम भी प्रिपेयर करूं। तो उस चीज के लिए क्या है कि मैंने अपने नोट्स ही प्रेफर किए, कोई एक्स्ट्रा उसमें इतना एफर्ट नहीं डाला कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स के चैप्टर पढूं। मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज किए, और अपना जो अर्लियर नॉलेज है वही मुझे हेल्पफुल रहा। और मेरे इंडस्ट्री का नॉलेज भी बहुत काम आया। इसमें कई कई क्वेश्चन उन्होंने इंडस्ट्री बेस्ड पूछे थे जो कि मुझे इंडस्ट्री से भी हेल्पफुल लगे। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल कंसिस्टेंसी अर्लियर से वही आपको हेल्पफुल बनाती है, वरना आपको जीरो से प्रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए। तो मुझे उतना टाइम लगा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही, अभी मैं 2012 से मैंने स्टार्ट किया था फार्मेसी का, तो वहीं से ही मैं शुरू से ही जीपेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। फर्स्ट सेकंड ईयर से ही हमने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो वो नॉलेज वो नोट्स मेरे अर्ली पूरा इफर्ट एक साथ ही काम आया। तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो ही मैं इसको ही देना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो, और आपके फेलियर से आप सीखते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो वो चीज आपको बहुत हेल्पफुल करती है। वरना अगर आपको जॉब के साथ करना, बहुत जीरो से शुरू करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहेगा। करने के लिए कर सकता है बट उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और मेरे केस में मेरी कंसिस्टेंसी मेरे काम आई। नहीं सर, कंसिस्टेंसी वाला जो इशू है ना, ये अभी मैम से भी बात हो रही थी और भी लोगों के जो इंटरव्यू हुए हैं, उसमें कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनकी सक्सेस में, डिसाइडिंग फैक्टर कह सकते हैं सर। जी नोट्स भी बिल्कुल सर। जो है काफी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि आपने एक एस्पेक्ट जो है कवर किया है कि अगर हम अर्ली स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन को, और खास कर अगर हमें पहले से पता हो कि अगर हमें डीआई के लिए जाना है या फिर बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाने हैं, तो जब हम बी फार्मेसी करें तो वो शॉर्टकट मार के ना पढ़ाई करें, वहां के जो नोट्स हैं प्रॉपरली उसको बना और प्रॉपरली हम लोग बिल्कुल। स्टडी करें, तो वो आपके जब भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आप आएंगे तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, और चीजें काफी बिल्कुल आसान सर। कर देता है। आपको कई बेसिक चीजें प्रिपेयर नहीं करनी पड़ती सर, उसमें आपका समय बच जाता है। और आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करना पड़ता है जो आपकी वीक हैं। आपको बेसिक चीजों पे काम नहीं करना पड़ता। आपके कॉन्सेप्ट अर्लियर डेज से क्लियर रहते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर अगर आप वापस आज से शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो शायद बी फार्म की जो 4 साल है उनकी मेहनत कुछ महीनों में करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने उन 4 सालों में सही से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उनको रिवाइज करने में, उनको उनको देखने में। आई थिंक वो चीज बहुत मैटर करती है, अर्लियर डेज से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। और खासकर बी फॉर्म लेवल से ही आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो आपको ये चीज की कभी दिक्कत आएगी नहीं। सर आप एक कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ही, उसके अलावा सर बच्चे कई सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या जीपैड के लिए जाएं, क्या फार्मासिस्ट के लिए जाएं, क्या ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जाएं, कैसे ये डिसाइड हम लोग करें कि किसके लिए हम लोग जाएं, और अगर हम डीआई के लिए जा रहे हैं तो किन खास बातों का हम लोग स्पेसिफिकली ध्यान रखें। और क्योंकि ये डीआई की जो प्रिपरेशन है किसी के लिए 3 महीने की हो सकती है, किसी के लिए 6 महीने की हो सकती है, किसी के लिए साल भर की हो सकती है, तो बीच में बड़े अप एंड डाउन्स भी आते हैं, तो कैसे मैनेज किया जाए उन सब चीज़ों को, ये थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहें, कैसे अपने मैनेज किया इन सब चीज़ों को।
जी सर, अर्लियर डेज में तो हमें भी इतनी क्लियरिटी नहीं थी जब हम बैचलर ऑफ फार्मेसी में आए थे, और जब हमने जाना कि ड्रग इंस्पेक्टर बेस में कोई पोस्ट है जिसके लिए हमको प्रिपेयर करना चाहिए, या हमें अवेयर हुआ कि जीपेड जीपेड भी एग्जाम है जिसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और मास्टर्स के लिए, क्योंकि अर्लियर डेज में नॉलेज की भी कमी रहती थी और गाइडेंस की भी कमी रहती थी। तो धीरे जी धीरे जी जिस जैसे जैसे हमें पता चला तो हमें भी क्लैरिटी आई कि हमें किस और जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जी बात होती है पैशन होना चाहिए उस चीज के लिए, कि आप अपने अंदर क्या देखना चाहते हैं, आपको किस तरह आपका झुकाव है, वो चीज देखनी चाहिए। कई लोगों को इंडस्ट्री में नॉलेज होता है, कई लोगों को रिसर्च फील्ड में जाना है। तो उस हिसाब से अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी कह सकते हैं उसको, कि आपका इंटरेस्ट किस और है, या आपको मास्टर्स भी करनी है तो स्पेशलाइजेशन आपका किस और है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आता है, उस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आपको अगर स्पेसिफिक गोल है कि मुझे यही करना है, तो उस स्पेसिफिक गोल के लिए क्या प्रिपरेशन लगेगी, आपको उन चीजों को पहले से ही नोट डाउन करना है। और ये सब अर्ली वी फॉर्म डेज में ही करना चाहिए। ये आपका प्रोएक्टिवनेस कितनी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग पास आउट होने के बाद भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये अर्लियर डेज में ही आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट किस तरफ जा रहे हैं, आप किस तरह, आपको कौन सी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस तरह अपने आप को एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने लिए पोस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मैं रिसर्च फील्ड के लिए अच्छा हूँ, क्या मैं विजिलेंस में जाने के लिए सही हूँ, क्या मुझे एडवर्स इफेक्ट में इंटरेस्ट आता है, या मुझे ड्रग्स में ज्यादा, फार्माकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप टॉक्सिकोलॉजी या फर्दर रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है या फार्मासिस्ट ही मुझे अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से अपने करियर को चूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी नॉलेज गेदर करिए। बहुत सारे आजकल तो, अब तो सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और गाइडेंस भी प्रोग्राम काफी सारे मिल जाते हैं। तो आप वहां से क्या मुझे लगेगा, क्या मुझे एग्जाम चाहिए, कौन सी बुक्स मुझे रेफर करनी चाहिए, वो सब नॉलेज आप गेदर करिए और एक सिंगल गोल रखिए और उसकी तरफ काम करिए। वो चीज आपको करती है। मेरे केस में मैंने शुरुआत में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ही मैं इंडस्ट्री में आया था, और मेरे को कहीं ना कहीं था कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। उस हिसाब से ही मैंने चीजें प्रिपेयर करी थी, और उसी हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस भी लिया था। धीरे धीरे मैं इसके लिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता ही था, और कंटिन्यूस टच में था। बस मैं वैकेंसी के इंतजार में था, और वैकेंसी आती भी थी तो मैं भरता था। और ये नहीं था कि मैं अदर वैकेंसीज नहीं भरता था, मैं फार्मासिस्ट भी भरता था, उससे मेरा नॉलेज भी रिफ्रेश होता था। तो वो चीज भी मुझे बहुत हेल्प करी। कहीं कोई एग्जाम का फेलियर में मुझे बहुत हेल्प किया। तो कंटिन्यूस लगे रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक गोल में तो आप दूसरे दूसरी तरफ नहीं देखेंगे। कई कई जगह आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी दे सकते हैं कई एग्जामों को, वहां से भी आपको कुछ इनपुट ही मिलेगा जो आपको जी शायद आपके गोल के लिए बहुत हेल्पफुल हो। जी जी। शुभम जी, काफी सारे इनपुट्स आपने दिए और अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। मेरा स्ट्रांग बिलीफ रहता है कि सब लोग का अपना यूनिक एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया जाए। जी तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका जी ये जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ हमारे प्लेटफॉर्म पर, डेफिनेटली आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर डीआई जो है, वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर जी योर जी। टाइम शुभम जी, और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार पुनः आपकी इस उपलब्धि के धन्यवाद। लिए, क्योंकि ये एक सपना ही नहीं है किसी के लिए। ये अ, सारी समझ लीजिए कि सारी सिचुएशन उसकी होती है, वे ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है उसके लिए कि नहीं ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये बनना था, फाइनली मैं इस पोस्ट पे आ गया हूँ। हाँ सर, वो चीज मुझे इसमें सही लगती है कि वन सक्सेस इरेज और मैनी फेलियर्स। तो वो यस, था, मैंने कई सारे फेलियर्स भी देखे हैं, तो वो एक सक्सेस आपके कई वो सारे कहावत है फेलियर्स ना सर को कि रिमूव अंत कर भला देता तो सब भला। है। जी सर, वही बात है सर। जी और जी वो खुशी आपको दिखती है। आपको इजीली कोई चीज मिल जाए उसमें उतनी खुशी नहीं है, काफी सारे जी जी फेलियर्स के बाद आपको जो अचीवमेंट मिलती है उसकी अलग ही जी। खुशी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जो स्ट्रगल भरी जर्नी होती है, उसके बाद एक बड़ी सफलता अगर हाथ लगती है, तो वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है सर। जी थैंक यू सर। सो मच फॉर योर टाइम सर, वंस अगेन थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच।